ममता सिंह। आज की आपके ऑनलाइन क्लास में चलिए पिछले जो हमने मेथड पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि 7 मेथड है: इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, सिंथेसिस एंड एनालिसिस मेथड, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, स्टोरी टेलिंग कहानी कथन विधि, प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, एंड ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि खोज विधि। ये सातों विधियों के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन सारी विधियों को अध्ययन करने में या इन सारी विधियों को जो भी आपने पढ़ा है अभी तक का कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा। अगर कोई मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि हमें भी जो है आइडिया मिले कि आप लोग कहाँ क्या चीज़ें जो है मिस हो गई या मैं नहीं समझा पाई या आप लोगों को समझने में समस्याएं आ रही हैं, तो उसके अनुसार हम आगे जो है कुछ और आपको सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आगे के मेथड हम देखते हैं। अगली विधि क्या है हमारी, जो विधि लेते हैं हम आगे, चूँकि हिस्ट्री टीचिंग हमारा इतिहास पेडागोजी हिस्ट्री पेडागोजी हमारा चल रहा था और कुछ हिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए एक विधि आता है। ये सब विधियाँ हम वो कर दें, हटा दें। स्रोत मेथड हम अब अगला नंबर पे चलते हैं। स्रोत विधि, जिसको सोर्स मेथड कहते हैं। आप जानते हैं हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है स्रोतों पर आधारित है। जो हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उन स्रोतों के माध्यम से ही उन घटनाओं की सत्यता की जांच करते हैं। उसके वैज्ञानिक परख जो है वह पूरी जांच के साथ, पूरी उसके प्रयोग के साथ कि वह कहाँ तक घटनाएं सत्य हैं या असत्य हैं, उनकी जांच परख के बाद उन घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जो घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है वह जानकारी हमें कहीं ना कहीं इन सोर्स के माध्यम से, इन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, इतिहास या ऐसे कई सारे जो है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो है ज्योग्राफिकल भौगोलिक कुछ घटनाएं घटी उसके बारे में, तो उनके स्रोतों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे स्रोत विधि का प्रयोग ज़्यादातर हिस्ट्री में किया जाता है, इतिहास में इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब स्रोत के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि स्रोत के कई वर्गों में बांट सकते हैं। पहला पुरातात्विक जो है सोर्स, स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक और तीसरा मौखिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी जो पुरातत्व से जिन स्रोतों के बारे में, जैसे पुरातात्विक मतलब कि मुद्राएं, मतलब कि स्मारक या ऐसे स्रोत जो उसके स्थापत्य से या उसके पुरातत्व से, उसके जो है उस समय की उन वस्तुओं से हमें उस समय के सामाजिक या सांस्कृतिक या आर्थिक जो भी है उन पक्षों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे स्रोत जो पुरातत्व से संबंधित रखते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? ऐतिहासिक इमारतें, मुद्राएं, स्थापत्य से संबंधित जो है वैसी कलाएं, मूर्तियाँ जो भी हमें प्राप्त होती हैं इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो साहित्य के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लौकिक, दूसरा अलौकिक या सामान्य। ठीक है, सामान्य जिसको हम सामान्य या सार्वजनिक भी कह सकते हैं। ठीक, लौकिक यानी जो धार्मिक हमारी पुस्तकें हैं उससे भी हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। सामान्य सार्वजनिक मतलब कि जो सार्वजनिक पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें या जो भी हमें प्राचीन पुस्तकें प्राप्त हैं, उन पुस्तकों से हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो भी हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनके आधार पे हम जो है विषय का ज्ञान देते हैं। यहाँ पे स्रोत विधि है, हमारा सोर्स मेथड है, और जिस मेथड का प्रयोग हमने अभी बताया अक्सर इतिहास विषय में, हिस्ट्री ऐसे विषय जिसमें हमें उन तथ्यों के आधार पर ही ज्ञान देना है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मौखिक मतलब कुछ ओरल चीज़ें हम सुनते मौखिक कहानियों के माध्यम से या ऐसी घटनाओं के बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं। इस तरह मौखिक कथाओं के माध्यम से भी हमें उन स्रोत कहीं ना कहीं वो भी हमारे स्रोत के रूप में आते हैं जो हमें कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ये हो गया स्रोतों के प्रकार, स्रोत विधि। अच्छा, स्रोत विधि का प्रयोग क्यों करते हैं?
ऐसे विषय में जहाँ पे हमें स्रोतों के माध्यम से ही उन तथ्यों के बारे में पता चलता है, स्रोतों के माध्यम से ही हमें उन घटनाओं के बारे में पता चलता है, उन जो है अभिलेखों से ही हमें उनके जो भी वर्णित तथ्य हैं उनके बारे में पता चलता है। तो उनके माध्यम से ही हम उन घटना की सत्यता को जान सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इन जो भी सोर्स हैं, इन सोर्स को हम बच्चों के सामने या बच्चों को दिखाते हुए या उन सोर्स को बताते हुए हम विषय वस्तु का ज्ञान दे सकते हैं। तो इस प्रकार यह स्रोत विधि हमारे जो है हो गई। स्रोत विधि हमने अभी आपको बताया। अगला विधि हम आते हैं खेल विधि। खेल विधि अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। खेल विधि, प्ले मेथड। प्ले मेथड, यहाँ पे खेल विधि। खेल विधि की शुरुआत कहीं ना कहीं आपने एक विधि और सुनी होगी, किंडरगार्टन प्रणाली। किंडर जो फ्रोवेल द्वारा दिया गया किंडरगार्टन प्रणाली, किसने दिया था? फ्रोवेल ने। इन्होंने छोटे बच्चों को, छोटी नर्सरी के बच्चों को, उन बच्चों को एक ऐसी विधि का प्रयोग, एक ऐसा गार्डन जहाँ पे बच्चा एक स्वतंत्र वातावरण में, एक प्राकृतिक रूप से वहाँ उस खेलने से संबंधित या उनके जो है उनके यहाँ पे देखिए उनकी शारीरिक, यानी ऐसा वातावरण जहाँ पे उनका शारीरिक भी विकास प्राकृतिक रूप से हो सके और उनका बौद्धिक विकास भी हो सके, ऐसे किंडरगार्टन का प्रयोग जो है प्रणाली का प्रयोग किया फ्रोवेल ने। फ्रोवेल ने इस प्रणाली को देने का मतलब ये होता है, एक छोटा बच्चा जो एक पौधे के समान होता है, उसके विकसित होने के लिए, उसके विकास के लिए वह नेचुरल चीज़ें आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण में रह के अच्छे से सीख सकता है। उसको जबरदस्ती ज्ञान देने से बच्चा का विकास अवरुद्ध हो जाएगा या रुक जाएगा, वह नेचुरल जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली का शुरुआत किया था। वहीं पे इसी को एक तरह से इसका ही एक रूप है खेल विधि। खेल विधि के जो जन्मदाता थे, खेल विधि जो दिया कार्लवेग कुक ने, किसने दिया? कुक ने खेल विधि के जन्मदाता, इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर खेल विधि की शुरुआत की। और इस विधि में एक बच्चे को एक खिलौना के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, खिलौना या कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जिससे बच्चा का मनोरंजन भी हो, बच्चा उसको देख के खुश हो, उसको देख के उसके साथ वह क्रिया करने के लिए प्रेरित हो, और उस खिलौने के माध्यम से बच्चा का वस्तु ज्ञान कह सकते हैं, आकार, उसके आकार के बारे में जान रहा है, आकार ज्ञान, उसके रंग के बारे में जान रहा है तो रंग ज्ञान प्राप्त करता है, उसके रूप के बारे में जान रहा है कि किस आकार, वस्तु, रंग या क्या उसके जो है उसकी सभी जानकारियों का प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चा जो है खेल खेल में उस खिलौने के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो एक छोटे बच्चे को यह खेल प्रणाली कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित होती है और उन बच्चों के सभी पक्षों के विकास होने में सहयोग करती है। तो यह खेल प्रणाली ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके जो है सबसे पहली बात, खेल विधि की इसके मेरिट्स क्या हैं। खेल विधि, बच्चा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, वह स्वयं करके सीखता है, खेल खेल में सीखता है, मनोरंजन के साथ सीखता है, उसकी जो है बच्चे का स्वाभाविक विकास होता है, उसकी मानसिक शारीरिक सभी पक्षों का विकास होता है। बच्चे को ऐसे वातावरण दिया जाता है जहाँ पे बच्चा स्वाभाविक रूप से जो है सीख सके तथ्यों का, और यहाँ पे एक बच्चे को नेचुरल जो है प्राकृतिक रूप से उसके विकसित होने में, उसकी ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं यह विधि प्रभावी होता है, उसका पूरा अवसर देता है जिससे कि एक बच्चे के सभी पक्षों का विकास हो और वह सीखने में कहीं ना कहीं प्रेरित रहे, सीखने के लिए वह उत्सुक हो। वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती दबाव डालते हुए नहीं सिखाना। यही आज के वैसे भी आज की शिक्षण प्रणाली का यही विशेषता है कि बच्चे स्वतंत्र वातावरण में सीखें, स्वयं सीखें, करके सीखें, तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। तो यहाँ खेल विधि कहीं ना कहीं इसके प्लस पॉइंट है, कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स
वही है कि इसको हर स्तर पे नहीं कर सकते, इसको बच्चों पे छोटे स्तर पे ही कर सकते हैं। ऐसे पाठ सारे विषयों का प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, सारे स्तरों के लिए कारगर नहीं है। दूसरी बात, सारे विषय वस्तु के लिए नहीं सही है। सारी चीज़ों को हम खेल के माध्यम से नहीं बता सकते। तो इसके कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियाँ हैं या इसकी कुछ जो है लिमिटेशन है, लेकिन ये छोटे कक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत प्रभावी है। ठीक है, अगले विधि पे आते हैं। इस तरह से हमारा खेल विधि पूरा होता है। अब आते हैं हम पाठ्य पुस्तक विधि। टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि। जैसे कि विधि के आधार पर हम देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो है बच्चों को ज्ञान देना। तो दो होता है, एक तो पाठ्य पुस्तक अध्ययन। यहाँ अध्ययन और विधि में फर्क है। अध्ययन यानी कि एक सोर्स के रूप में हम लेते हैं, वैसे भी हमारी पाठ्य पुस्तक एक क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, किसके लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ विषयों में इस विधि का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अध्ययन तो पाठ्य पुस्तक सामान्य अन्य विधियों को सपोर्ट में, अन्य विधियों के सहयोग में हम पाठ्य पुस्तक जो भी शिक्षण में कमी रहती है वो पुस्तक के माध्यम से छात्रों को स्वाध्ययन के लिए जो है कहते हैं या छात्र करते हैं। तो एक तरह से पाठ्य पुस्तक अध्ययन हो गया। लेकिन जब विधि का प्रयोग करेंगे, यह पहले से प्लानिंग की हुई, यानी पूर्व नियोजित करके, नियोजित रूप से हम इस विधि का प्रयोग करते हैं ऐसे विषय वस्तुओं में जहाँ पे शिक्षक छात्रों को उन पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन कराए। इससे छात्र की क्या होती है, भाषा शैली का विकास होता है। छात्र स्वाध्याय के लिए प्रेरित होता है, स्वाध्याय की क्षमता विकसित होती है। छात्र को अपनी गति के अनुसार सीखने की सुविधा मिलती है। यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए कहीं ना कहीं सहयोगी भी होता है। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक विधि जो है, हालांकि हमारा एक तरह से रिसोर्स है, संसाधन है पाठ्य पुस्तक, जो शिक्षण की कमी को पूरा करता है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम एक विधि के रूप में लेते हैं तो यह विधि जो है, यह विधि के रूप में भी कहीं ना कहीं प्रभावी होता है। ठीक है, ये रहा इसके मेरिट्स, इसकी जो है गुण, इसके विशेषताएं। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स जानते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि ये रटने पर बल देता है। किस पे, इसकी कमियां जो हैं रटने पर बल देता है। ठीक है, दूसरी बात, यह रुचिकर नहीं होता है। क्या होता है, नीरस होता है, रुचि नहीं उत्पन्न होती है इसमें छात्रों को। कभी कभी छात्र पढ़ते पढ़ते पुस्तक पढ़ते हैं और ये पारंपरिक विधि है। तो आधुनिक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हर स्तर पर किया जाता है, छोटे से बड़े ऊंचे स्तर तक के बच्चों के लिए यह प्रभावी तो होता है क्योंकि पारंपरिक विधि है। लेकिन यह सभी स्तर के लिए प्रभावी नहीं है। छोटे बच्चों को अगर पुस्तक पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो वह शायद नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि वह रुचिकर नहीं होता है, नीरस होता है। तो यह छोटे बच्चों के लिए, छोटे कक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं छोटे कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है, प्रभावी नहीं है, प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया इसके कुछ डिमेरिट्स। ठीक है, हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा विधि को लेके चलते हैं। आप पाठ्य पुस्तक विधि समझ में आई, पारंपरिक विधि है, सामान्यतः सभी कक्षाओं के लिए उपयोग होती है। जब भी शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को ज्ञान देने की कोशिश करता है या कोई विषय वस्तु ज्ञान कराता है, पाठ्य पुस्तक विधि होती है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि और अध्ययन में फर्क है। अध्ययन मतलब पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कराना, लेकिन जब विधि के रूप में प्रयोग करते हैं तो पहले से प्लानिंग के तहत हम उस विधि के रूप में प्रयोग करते हैं कक्षा में। और विषय वस्तु, कुछ विशेष विषय वस्तुओं को समझाने में यह विधि ज़्यादा कारगर होती है। ठीक है, इसके हमने विशेषताएं, गुण भी बताएं और डीमेरिट्स, इसके लिमिटेशन भी बताएं, इसके जो है कमियां भी बताएं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आगे हम अगला विधि देखते हैं। अगला है चर्चा परिचर्चा विधि या परिचर्चा या वाद विवाद भी कह सकते हैं विधि। इसको डिस्कशन मेथड कहते हैं, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा। जब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों के लिए, छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को लेकर हम छात्रों के समक्ष
स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और उस पर वह अपने अपने विचार व्यक्त करे। यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर अपने अपने विचारों को, छात्रों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, वह अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को शिक्षक सुनता है और उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक का भी रोल होता है और इस तरह से उस समस्या से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित समस्या का समाधान करता है। यहाँ पे छात्र स्वयं एक ग्रुप में, एक समूह में अपने विचारों को, अपनी बातों को रखते हैं और रखते हुए उस समस्या का समाधान करते हैं, उस विचार, जो भी टॉपिक, जो भी प्रकरण या विषय वस्तु है उससे संबंधित निर्णय तक पहुंचते हैं। यह क्या है? यह विधि आजकल ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। अक्सर के कक्षाओं में या अक्सर आप देखते होंगे वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इसमें क्या है, एक छात्र के उसके बोलने की शैली विकसित होती है, उसकी भाषा शैली का विकास होता है, उसमें चिंतन शक्ति का विकास होता है, वह कहीं भी उसमें एक आत्मविश्वास जो है बढ़ता है, वह अपने बातों को कहने का, बातों को रखने का तरीका सीखता है, उसको प्रेजेंटेशन का जो है वह शैली विकसित होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये विधियाँ इसीलिए बच्चों, क्योंकि बच्चों की क्रिया पर, स्वतंत्र आज सीखने पर कि बच्चा स्वयं करके सीखे, वह खुद जो है अपने विचार को रखे और उसके लिए प्रेरित हो, तो इस पे जोर दिया जा रहा है। इसलिए यह विधि ज़्यादातर कारगर है और आजकल अक्सर ही कराया जा रहा है। बच्चों के, उनके स्व विकसित होने का अवसर मिलता है। बच्चों को सभी बच्चों को एक ग्रुप में बच्चा जब सीखता है तो वो अपनी बातों को रखने का और दूसरे बच्चों की बातों को सुनने की भी शैली विकसित हो, सुनना भी, श्रवण कहीं ना कहीं वो भी विकास होता है, वह भी उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर इस चर्चा परिचर्चा द्वारा किसी भी विषय वस्तु के बारे में उस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, उस समस्या के समाधान तक पहुँचते हैं। कुछ स्टेप बताए गए हैं या पद या चरण, इसके कुछ चरण आते हैं जो पद इसके बताए गए हैं वाद विवाद जो है विधि के। पहला क्या है, किसी भी वाद विवाद जब हम कराते हैं, बच्चों के जो भी चर्चा पर चर्चा करते हैं, तो पहले उसकी तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? पहले उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। तैयारी करते हैं। जब हम तैयारी करते हैं, उस तैयारी से पहले सबसे पहला काम हम विषय का चयन करते हैं, जो टॉपिक चयन करते हैं, क्योंकि हमारा विषय कैसा हो, पहला विषय का चयन करते हैं, विषय या टॉपिक। ठीक, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम को या उस समस्या को जिसे हमें करना है, जिस पे हमें चर्चा परिचर्चा करना है। दूसरी बात, उसका चयन करने के बाद उसकी चर्चा परिचर्चा की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं हम कि कैसे इसको करना है, कि कैसे बच्चे रहेंगे, ग्रुप उनका कितना बड़ा रहेगा, कितने, कभी कभी एक पूरे कक्षा में भी हो सकता है, कुछ छोटे छोटे समूहों में भी हो सकता है, तो इसकी तैयारी करते हैं। तीसरी बात, इसका हम विचार विमर्श का संचालन करते हैं। क्यों? जब हमने तैयारी कर ली तो फिर उसकी संचालन करेंगे और मूल्यांकन करते हैं। किसी भी विषय को चयन करते समय उस विषय को ध्यान रखना है कि ये विषय कैसा हो, वह किसी की धार्मिक आस्था या कोई उनकी जो है उनके कहें तो उनकी कहीं उनकी भावनाओं को उससे ठेस ना पहुँचे, उससे भावनाएं ना उनके आघात हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ऐसे विषय, ऐसे टॉप प्रकरण लेते हैं जिसमें सभी बच्चे सामूहिक रूप से खुलकर अपने विचार दे सके, ठीक है। तो इसलिए विषय का चयन करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, चर्चा पर चर्चा की तैयारी करते हैं कि कैसे ग्रुप बनाएंगे, क्या होगा ग्रुप में, कितने बच्चे उसमें शामिल होंगे, कैसे उस पर सब अपने विचार देंगे, कितने देर का सेशन चलेगा, इस सारी बातों का जो है वह पहले से नियोजित कर लेते हैं। फिर विचार विमर्श, जब ये हमारा संचालन होता है, जब विचार विमर्श चलता है, वह प्रक्रिया संचालन की प्रक्रिया होती है, चलती है, और चलने के बाद से हमारा जो विचार विमर्श का मूल्यांकन होता है, यानी लास्ट में हमारा क्या विचार में क्या सही विचार निकल के आया, वो सही विचार समस्या का समाधान निकल के आया, क्या कमियां रही, उस कमियों के आधार पे हम आगे के लिए यानी अगले वाद विवाद के लिए कहीं ना कहीं हमें वह सुझाव देता है कि आगे वह कमियां हम न करें। तो इस तरह से इसका मूल्यांकन करते हैं। ये चारों स्टेप हमारे पूरा करने के बाद हमारा वाद विवाद जो है यह पूरा सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। चर्चा पर चर्चा जो हमारा विधि है वह पूरा होता है, उसके ये स्टेप हैं, उसके चरण हैं।
अब इसके हमने फ़ायदा बताया कि यहाँ पे वाद विवाद करने से बच्चों को उनकी भाषा शैली का विकास होता है, उन्हें अपनी बातों कहने का, सारे बच्चों को स्वतंत्र जो है वातावरण मिलता है, वो अपने विचार रख सकते हैं। वहाँ पे उनके बच्चों में सामूहिक रूप से बातों को सुनने का और रखने की इन सब कला जो है क्षमताओं का विकास होता है। तो यह कहीं ना कहीं उपयोगी है और ज़्यादातर बच्चों में इस तरह की प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ कमियाँ हैं। अब कमियाँ क्या हैं, हम ऐसे मौखिक रूप से आपको बता रहे हैं कमियाँ, आप नोट भी कर सकते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा क्या क्या कमियां हैं। पहली बात कि यह कभी कभी विषय अगर सही चयन नहीं किया गया तो समस्या भी उत्पन्न करती है। दूसरी, यहाँ पे उन बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलता है जो बच्चे प्रखर होते हैं, जो बोलते हैं। अब जो बच्चे शांत या नहीं बोल पाते उनको अवसर कम मिल पाता है। हालांकि सबको बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो बच्चे संकोचवश या अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कभी कभी वाद विवाद में करते करते बच्चों में आपस में विवाद हो जाता है, तो यह समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। और इस विधि से हम सारे विषयों का या सारे कंटेंट का अध्ययन नहीं करा सकते, तो सभी विषयों के लिए, सभी तरह के विषय वस्तु के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिमेरिट्स या कमियां। आज का ये हमारा चर्चा पर चर्चा विधि भी पूरा होता है। ठीक है, ऐसे हम आपको कई विधियाँ, पाठ्य पुस्तक विधि, सोर्स मेथड यानी स्रोत विधि, खेल विधि, प्ले मेथड और डिस्कशन मेथड, आज हमारा 4 मेथड यहाँ पूरा होता है। और आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट हम व्याख्यान लेक्चर मेथड पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड पढ़ेंगे और अगला जो भी मेथड छूट गया है वह उसमें आगे हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए हमें, जिससे कि हमें अगले जो क्लास लेने में या कहीं भी हम भी अपने स्तर से उसमें सुधार कर सकें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।